हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे और इसमें हमें आज कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है। सोशल प्रोसेस के हम लोग टाइप्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमारा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, इसका क्या मतलब है और क्या क्या ऐसी सिचुएशन होती है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट तब तक नहीं होता है जब तक दो व्यक्ति या समूह आपस में समझौता कर लेते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट की कोई भी संभावना नहीं होती। और वैसे भी जहाँ समझौता हो जाएगा वहाँ संघर्ष क्यों ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर हम लोगों ने समझौता कर लिया तो कॉन्फ्लिक्ट की जो सिचुएशन है वो नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब किसी दो व्यक्ति या समूहों के बीच में समझौते की कोई भी संभावना नहीं रहती है, प्रतियोगिता जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है और वो कुछ भी करके अपने हितों की पूर्ति करना चाहता है, यानी वो हिंसा करके, वायलेंस करके अपने जो टारगेट्स है उसको अचीव करना जब चाहता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आदर्श जो नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो सब फेल हो जाते हैं और फिर क्या होता है, समाज में एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। संघर्ष में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब समझौते की कोई संभावना नहीं होती है और इसमें अपने हितों को पूरा करने के लिए वो हिंसा का प्रयोग करता है और उसमें सिर्फ क्रोध और घृणा की ही भावना नहीं होती है, बल्कि उसमें उत्पीड़न की भी भावना होती है। मारपीट करके, कुछ भी करके उसको बस अपने उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। और इसमें क्या होता है, जो नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उन सभी को फेल करके वो आगे निकल जाता है, तो उसको हम संघर्ष की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, संघर्ष तब होता है जब वहाँ पे कोई भी समझौते की आशा नहीं होती है, समझौता नहीं होता है, तब वहाँ पे क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है, संघर्ष में हिंसा होती है या हिंसात्मक होती है और साथ ही साथ में इसमें व्यक्ति क्या होता है, सचेत होता है, यानी चेतन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति भली भांति जानता है किस तरह से जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसके जो भी रिसोर्सेज हैं उसको पता होता है कि इसके पास क्या नहीं है, या उसकी जो भी सिचुएशन होती है उसको बहुत अच्छे से जानता है कि किस तरह से हम इसको दबा सकते हैं, उसकी कमजोरी को पकड़ लेता है। तो ये सब ऐसे तो नहीं करेगा, जब वो चेतन होगा, कॉन्शियस होगा, तभी तो सामने वाले की कमजोरी पकड़ पाएगा। और जब जिस दिन वो उसकी कमजोरी पकड़ लेगा, उस दिन वो क्या करेगा, उस पर हावी हो जाएगा। तो उसकी परिस्थिति का, उसकी प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर लेता है, बहुत ही अच्छे से दिमाग में बिठा लेता है कि ये तो मेरे मतलब पानी में है ही नहीं, ये तो बहुत ही पीछे है। जब उसको अच्छे से आकलन कर लेता है उसकी करंट सिचुएशन का, तब क्या होता है, संघर्ष की भावना तब उत्पन्न होती है जब वो सचेतन यानी चेतन रह के उस व्यक्ति की जो भी भावना है या जो भी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ तक है उसको समझ जाता है, तब जाके उस पर क्या करता है, उत्पीड़न करना शुरू करता है। संघर्ष की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब वो जान जाता है। अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो आप कैसे संघर्ष करोगे, किसी को जानते ही नहीं हो, किसी व्यक्ति या समूह को कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, तो किस बात पे लड़ाई करोगे। जिसको आप भली भांति जानते हो कि ये यहाँ तक है, हम इसको ऐसे पोक करेंगे तो ये बात यहाँ तक पहुँचेगी, फिर हम इस पर इल्ज़ाम लगा देंगे। ये तो मैं डेली लाइफ का एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसे करके ही तो लोग लगाते हैं। अगर आपको कोई जानता ही नहीं है तो आप किस बात पे उस पर ब्लेम करोगे, है कि नहीं। जब तक आप उसको जानते नहीं होगे, उसकी सिचुएशन को नहीं जानते होगे कि कैसे हम इस व्यक्ति का फ़ायदा उठा सकते हैं, तब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आप किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा कब करते हो, सड़क चलते तो किसी से नहीं कर लेते हो। लड़ाई झगड़ा तो अपने खास व्यक्ति से ही होती जब उसको आप भली भांति जान जाते हो कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसी उम्मीद नहीं थी, वैसी उम्मीद नहीं थी। तो तब संघर्ष होगा जब समझौते की आशा नहीं होगी। अगर हम दोनों या जो भी समूह हैं आपस में समझौता कर ले तो वो कभी भी संघर्ष नहीं होगा। लेकिन जब वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं कि हमारा सामने वाले व्यक्ति से प्रॉब्लम है हमें, या सामने वाले समूह से हमें प्रॉब्लम है, तो वो जान जाते हैं इसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, तब वो क्या करते हैं, संघर्ष की भावना शुरू कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ घृणा
और क्रोध नहीं होता है, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हो गई। इसमें क्या होता है, उत्पीड़न भी शुरू हो जाता है, मारपीट की भावना शुरू हो जाती है संघर्ष में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉन्फ्लिक्ट में, जो आपको याद रखना है कि ये सब कुछ होता है। जब उसमें समझौता नहीं होता, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट में मैंने मीनिंग समझाने की कोशिश की, एक बेस बनाया कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, डेफिनेशन सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम कोई भी लेक्चर लेते हैं तो बहुत ही डिटेल में समझते हैं, ताकि आप कभी भी इस लेक्चर को देखो तो आपको सारी चीज़ें एक पास मिले। और जितनी डेफिनेशन है, जितनी मैक्सिमम बुक्स में इंपॉर्टेंट मिली, एक बुक में तो आपको सारी नहीं मिलेंगी, कई सारी बुक्स से कलेक्ट करके मैंने डेफिनेशन मेंशन की है, तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारी पहली डेफिनेशन क्या कह रही है, अपने विरोधियों को हिंसा की धमकी देकर, जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड मेंशन किया था, हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। तो धमकी तो देते ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो तभी होगा ना, करें या ना करें, लेकिन धमकी ज़रूर देंगे कि ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग धमकी दे देते हैं, हमसे बात मत करो, हमसे ये मत करो, हमसे कॉन्टैक्ट मत रखो, ये सब धमकियाँ ही तो हैं। तो हिंसा की धमकी, यहाँ पे किसकी धमकी दी जा रही है, हिंसा की धमकी। तो जहाँ पे वायलेंस की बात होगी या वायलेंस आपको दिखेगा, इस तरह से होगा, यहाँ पे कीवर्ड है हिंसा की धमकी। ये जब होगा किसी डेफिनेशन में आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। गिलिन एंड गिलिन की ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों ही डेफिनेशन में आपको कन्फ्यूज़न होता है। ये जो मैंने लिखी हैं ये एक पास दी होती है, और इनके जो थिंकर्स हैं, राइटर हैं, वो भी एक पास होते हैं। दोनों में ही कन्फ्यूज़न होता है, कौन सी गिलिन की है, कौन सी ग्रीन की है। और दोनों ही गा से है, तो कोई ट्रिक भी नहीं बन सकती है। एक ही ट्रिक बन सकती है कि हिंसा की धमकी या बल की धमकी या ऐसे कोई धमकी देगा, हिंसा जिसमें वायलेंस आपको दिखेगा, तो आंसर आपको हो जाएगा गिलिन एंड गिलिन। ओके, ये गलत नहीं करना है आपको, 100% ये एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरी हमने लिखी, किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने। अब मैंने आपको बताया था कॉन्फ्लिक्ट ऐसे नहीं होता, लोग जानबूझ के पोक करते हैं, जानबूझ के ऐसी आपको बात बोलेंगे कि आप समझौता करने की कोई आशा ही ना रखो, समझौता हो ही नहीं सकता, अब रहने दो, बहुत हो गया, बहुत टॉर्चर कर लिया, अब नहीं बर्दाश्त होगा। तो जानबूझ के जब वो विरोध करते हैं या अपोज करते हैं, और उसको रोकने के लिए या सख्ती से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है, तो आपको ये सब नहीं याद करना है। आपको सिंपली याद करना है, अगर किसी भी डेफिनेशन में डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू अपोज होगा, यानी जानबूझकर अगर विरोध करेगा या रोकेगा, तो वहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रीन। और ये डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी गा है, ये भी गा है, तो कोई भी ट्रिक काम नहीं होगा करेगा। अगर वायलेंस है तो ग्रीन हो जाएगा, डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू अपोज है तो क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। और ये वाली डेफिनेशन पूछी गई थी आरपीएससी के 24 एग्ज़ाम में, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये है कि ये है। तो अब हमने एकदम क्लियर कर दिया। अब आई थिंक आपके गलत नहीं होगी, डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू अपोज होगा तो ग्रीन हो जाएगा, वायलेंस की बात होगी तो वहाँ पे गिलिन एंड गिलिन हो जाएगा। क्लियर। थर्ड हमारी जो डेफिनेशन है उसको भी हमने बहुत अच्छे से समझाया है, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स करा रहे थे, तो सारी डेफिनेशन हम, अगर कोई भी एक चीज़ की डेफिनेशन आती है तो वहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटी होती है अदर थिंकर्स की या उनके आइडियाज़ क्या है वो हम सारी मेंशन करते हैं। और जो लगातार हमारे लेक्चर्स को, वीडियोस को देख रहे होंगे वो तो जानते ही होंगे, ये सारी डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यूनिक ट्रिक के साथ, तो इसमें क्या होता है, किसी भी उद्देश्य के लिए जब मनुष्य एक दूसरे के विरुद्ध लड़ेंगे या विवाद करेंगे, तो एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं या विवाद करते रहते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया है आपको कि ये कौन है। तो 2 लोग हैं एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहते हैं और विवाद करते रहते हैं। वो 2 लोग कौन हैं, वो 2 लोग हैं ये मैकाइवर एंड पेज। ये क्या करेंगे, दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं फिजूल की बातों पे। ऐसे करके लर्न करोगे तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो इतनी डेफिनेशन है, पढ़ लोगे अगले दिन फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो लड़ना नहीं है और विवाद नहीं करना है, मैकाइवर एंड पेज से कुछ सीखना है। जब प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हट कर किधर पहुँच जाएगा, प्रतियोगियों पर केंद्रित हो जाता है, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
आपका कंपटीशन से मतलब नहीं, कॉम्पिटिटर पे आपका ध्यान जा रहा है कि कौन कितने पानी में है, इधर उधर आप जाओगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जब प्रतियोगिता से ध्यान हटकर प्रतियोगियों पर हो जाएगा तो वहाँ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। ये बात किसने बोली, तो ये बात बोलते हैं किंग्सले डेविस। क्लियर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारी भावनात्मक दृष्टिकोण की इन्होंने बात करी है, और ये कहते हैं किसी व्यक्ति की स्वायत्त पसंद में हिंसात्मक हस्तक्षेप होता है। तो यही इनका कीवर्ड है, स्वायत्त पसंद में हिंसात्मक हस्तक्षेप निहित है। और अगर आपको यहाँ पे वॉयलेंस के साथ साथ स्वायत्त पसंद भी दिखेगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मजूमदार। और ये बिल्कुल ही अलग डेफिनेशन है। तो आप सोचेंगे मजूमदार का तो इसमें काम ही नहीं है, तो ये नहीं है, इनका डिफरेंट है, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो। स्वायत्त पसंद में हिंसात्मक हस्तक्षेप। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो वो डेफिनेशन कह रही आदर्श नियमों की सीमा से बाहर निकल जाती है। जो मैंने आपको मीनिंग में ही समझाया था कि उसमें जो आदर्श नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो सब तो बाहर ही चले जाते हैं। जो कंपटीशन होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, प्रतियोगिता अनियंत्रित होकर क्या होती है, उसमें आदर्श नियमों से बाहर निकल जाती है। जब प्रतिस्पर्धा आदर्श नियमों से की सीमा से बाहर निकल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे आदर्श नियमों की बात कौन करते हैं, वो हैं किंग्सले डेविस। तो किंग्सले डेविस की दो डेफिनेशन हो गई। आपको ध्यान रखना है अगर संघर्ष के साथ प्रतियोगिता की बात हो रही है तो उसमें कंपटीशन की बात होती है तो मोस्ट प्रोबेबली किंग्सले डेविस हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही सिमिलर आइडिया दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे है आपसी अंतःक्रिया का एक प्रकार है, ये फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे का विनाश कर, मतलब उसको समाप्त ही कर देंगे, फिर अप्रभावी बनाकर समाप्त करने की चेष्टा करते हैं। यानी ये एक इंटरेक्शन का फॉर्म है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को रिमूव करने की बात करते हैं। तो रिमूव ईच अदर की अगर बात होगी, समाप्त करने की बात होगी, तो आंसर आपका होगा फिक्टर। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, अभी तक पूछी नहीं गई है, आपको याद रखना है रिमूव करने की, रिमूव ईच अदर होगा तो फिक्टर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारी है सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, कोऑपरेशन शांतिपूर्ण सहयोग है, संघर्ष है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है ग्रीन ने। तो ग्रीन की भी दो डेफिनेशन हो गई, एक तो शांतिपूर्ण संघर्ष और दूसरा डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू अपोज। उसके बाद हमारा है सहयोग संघर्ष अविच्छिन्नता, ये भी पूछा जाता है ये किसका है, तो ये है लेस्ली का। नेक्स्ट हमारा है जो डेफिनेशन वो है युद्ध, यानी ये जो वार है उसको मानवीय संघर्ष का सबसे अधिक हिंसात्मक रूप माना है। तो वार को इन्होंने सबसे ज़्यादा मानवीय संघर्ष का हिंसात्मक रूप माना है। ये कौन है, ये है किम्बाल यंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लर्न कर लेना, ये छोटे छोटे हैं, कोटेशन पूछे जा सकते हैं। तो वार की बात होगी तो किम्बाल यंग हो जाएंगे, युद्ध की बात करेंगे। प्रतिस्पर्धा निरंतर और अवैक्तिक होती है, लेकिन जो संघर्ष होता है वो अनिरंतर और वैक्तिक होता है। इसको हम लोग समझते हैं, कंपटीशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है और अवैक्तिक होता है। यानी किससे किससे हम कंपटीशन कर रहे हैं हमें नहीं पता होता है, कौन कौन लोग हैं हमें क्या पता कि कितने लोग उसके साथ हमारा कंपटीशन है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यू होगा और अवैक्तिक होगा, यानी हम नहीं जानते होंगे। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कैसा होता है, अनिरंतर होता है। वो कंटिन्यू तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता रहेगा ना, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर कुछ टाइम के लिए लड़ते हैं, उसके बाद फिर एक हो जाते हैं। और फिर ये क्या है, वैक्तिक। जिससे भी आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे, मैंने बताया था आप भली भांति उससे परिचित होते हो, उसको जानते होते हो कि हम इसको ही दबा सकते हैं, तो उससे ही कॉन्फ्लिक्ट करते हो, सबसे नहीं करते हो। जो आपको पता है हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, ये तो बहुत ऊपर है, अगर हम एक थप्पड़ मारेंगे वो 4 मारेंगे तो आप उससे करोगे ही नहीं। आप जिसको जानते हो हम अच्छे से इसको दबा सकते हैं, भली भांति उसकी सिचुएशन से परिचित हो, वाकिफ हो, तो उससे आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो। तो अगर बात होगी
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष यानी दोनों की बात होगी, दोनों की विशेषताएं बताई जा रही होंगी। ये पूछा भी जाता है प्रतिस्पर्धा निरंतर है या वो निरंतर है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। आप लगातार कंपटीशन दे रहे हो ना, तो इसका मतलब है प्रतिस्पर्धा निरंतर हो गई। एक ही चीज़ याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। दूसरा उधर याद कर लेना, कॉन्फ्लिक्ट जिसको जानते हो उसी से होगा, तो वो वैयक्तिक होता है। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष इन दोनों की बात कौन करता है, तो दो हैं, तो यहाँ पे दो लोग बात करेंगे और उन दोनों में कौन होगा, पार्क एंड बर्गेस। तो इस तरह से हमने इन सभी डेफिनेशन को लर्न कर लिया है। 11 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इन्हीं में से पूछी जाएंगी, तो कोई कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। मीनिंग भी हमने समझ लिया है और साथ ही साथ में हमने बहुत अच्छी डेफिनेशन बहुत कीवर्ड्स के साथ समझी हैं। अगर वॉयलेंस होगा तो ग्लिन होगा, डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट टू अपोज होगा तो ग्रीन होगा, रिमूव ईच अदर होगा तो फिक्टर होगा। अगर कॉम्पिटिशन की बात हो रही होगी, साथ में नॉर्म्स की बात हो रही होगी या प्रतियोगिता का ध्यान हटकर प्रतियोगियों पर हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारे हो जाएंगे किंग्सले डेविस हो जाएंगे। और अगर स्वायत्त पसंद में हस्तक्षेप होगा तो मजूमदार हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ में अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मैकाइवर पेज हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बात करी थी सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है तो ग्रीन हो जाएगा। और अगर सहयोग और संघर्ष दोनों के अविच्छिन्नता की बात होगी तो लेस्ली हो जाएंगे। और मैंने बताया अगर युद्ध को हिंसात्मक रूप माना जाएगा तो वो किम्बाल यंग हो जाएंगे। और इसी के साथ लास्ट हमारा है प्रतियोगिता और संघर्ष की विशेषता बताइए। तो प्रतियोगिता क्या होती है, निरंतर होती है और अवैयक्तिक होती है, उसमें हम एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन जो संघर्ष होता है वो लगातार नहीं होता है, अनिरंतर होता है और वो वैयक्तिक होता है। उसमें हम जिससे भी संघर्ष करते हैं उसकी सिचुएशन से भली भांति परिचित होते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से मीनिंग के साथ साथ डेफिनेशन और कीवर्ड्स के साथ साथ उनके जो राइटर हैं वो भी लर्न हो चुके हैं। तो आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग टाइप्स, कॉजेज़ और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरह की सोशल प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा आता है वो क्या है, ये एक वैयक्तिक प्रक्रिया होती है। वैयक्तिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। पहले मैं नोट कर दूँ, देन हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है, ये अनिरंतर प्रक्रिया होती है। देन क्या होता है, ये इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। देन ये सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। उसके बाद इसमें कुछ विभिन्नताएं भी होती हैं। इसी के साथ साथ इसमें विरोधी हित भी होते हैं या विरोधी स्वार्थ भी होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक चेतन प्रक्रिया होती है। और इसी के साथ साथ इसमें प्रत्यक्ष संबंध भी होता है। और बल प्रयोग का समावेश होता है। वैयक्तिकता होती है। और ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस तरह से मैंने ऑलमोस्ट 10 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, इनको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने जो मेंशन किया है वैयक्तिक प्रक्रिया है, यानी इसमें किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के साथ में संघर्ष होता है। ऐसा नहीं है कि किसी सामान्य व्यक्ति या सामान्य समूह के साथ में आप संघर्ष करने लगो। आप किसी व्यक्ति विशेष
या समूह विशेष से कॉन्फ्लिक्ट करते हो जिसको आप भली भांति जानते हो, सिर्फ उसी से। कोई कॉमन पीपल से तो संघर्ष करेगा नहीं, ना तो किसी कॉमन समूह से, कॉमन ग्रुप से कर लेगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक व्यक्तिक प्रक्रिया है यानी इंडिविजुअलिस्टिक है, और इसमें किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको आप जानते हो कि हम किससे कर सकते हैं उसी से करते हो। दूसरा, अनिरंतर मैंने जो बताया, तो संघर्ष किसी भी समाज में हमेशा नहीं चलता रहता। अगर चलता ही रहे तो कुछ होगा ही नहीं फिर तो हमेशा नहीं चलता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है। उसके बाद जब उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या होता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो निरंतर नहीं चलता है, अनिरंतर होता है। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अगर याद नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा और इसमें संघर्ष, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही मिक्स हो जाएगा एक में। ये अस्थायी प्रोसेस है, मतलब कि लगातार नहीं चलेगा, कुछ टाइम के लिए चलता है और जैसे ही उसके हितों की पूर्ति हो जाती है वैसे ही क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। तो ये है हितों की पूर्ति के लिए होता है। यूनिवर्सल है, मतलब हर समाज में कुछ ना कुछ उद्देश्यों के लिए, कुछ ना कुछ संस्थाओं की पूर्ति के लिए हमेशा क्या होता है, संघर्ष होता ही रहता है। कहीं ना कोई भी जो समाज है वो बिना संघर्ष के नहीं रहा। जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला भी है, अब तक का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये आपको याद रखना है। विभिन्नताएं ये है कि कोई भी संघर्ष एक चीज़ को लेकर नहीं हो सकता है। कहीं पे रंग भेद को लेकर संघर्ष हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, संस्कृतियाँ उसकी ऐसी हैं कि उसके लिए संघर्ष हो रहा है। किसी का कोई भी हित हो सकता है, किसी का कोई भी स्वार्थ हो सकता है। तो सबके अलग अलग स्वार्थ हैं, अलग अलग विभिन्नताएं हैं और उसके आधार पे क्या होता है, संघर्ष होता है। उसके बाद इसमें अब संघर्ष तो तभी हो रहा जब विरोधी स्वार्थ है। अगर एक जैसा हो तो संघर्ष क्यों होगा। कोई व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, कोई व्यक्ति गोरे को अच्छा बता रहा है तो कोई व्यक्ति काले को अच्छा बता रहा है। अब काले को तो खैर कोई नहीं बताता, लेकिन ये है कि अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उसके आधार पर अलग अलग स्वार्थ है। इनका अलग स्वार्थ है, इनका अलग स्वार्थ है। तो अब क्या हो रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। चेतन प्रक्रिया मैंने पहले ही बताया, आप भली भांति जागरूक होते हो कि आपका संघर्ष किस व्यक्ति से है। कंपटीशन में आपको नहीं पता होता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में आपको पता है कि हम संघर्ष किस व्यक्ति या किस समूह से कर रहे हैं, हमारा संघर्ष किससे है, ये हमें भली भांति पता होता है। और ये इसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं आप ये भी जानते हो, तभी आप संघर्ष करते हो। नेक्स्ट, ये इसमें प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्यों? क्योंकि आप इस व्यक्ति या समूह को तो जानते हो, तो डायरेक्टली अब युद्ध करोगे तो आप सामने ही तो करोगे ना, तो प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। बल प्रयोग का समावेश तो बिल्कुल होगा इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्पीड़न की भावना होती है, मारपीट होता है, तो ये सब कुछ वॉयलेंस इसमें इंक्लूड होता है। सोशल प्रोसेस का तो ये एक प्रकार ही है और ये हमेशा समाज में होता ही रहता है। तो इसलिए ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं, अगर आप लॉन्ग आंसर में लिखते हो कॉन्फ्लिक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और किसी भी चीज़ की विशेषता बताने के लिए 10 पॉइंट तो बहुत है। अगर 5 भी आपको याद रहते हैं तो बहुत है। और अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं। संघर्ष ये है और प्रतियोगिता ये है, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए संघर्ष को अच्छे से याद कर लेना। व्यक्तिक प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, अनिरंतर प्रक्रिया है, अस्थायी प्रकृति है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अनिरंतर है, अस्थायी है, सार्वभौमिक है, विभिन्नताएं हैं, हितों का होता है, इसमें विभिन्न हित होते हैं, विरोधी स्वार्थ होता है, डायरेक्ट संबंध होता है, बल प्रयोग का भाव होता है। और अगर आप 5 याद करना चाहते हो तो स्टार्टिंग की याद कर लो। इसमें व्यक्तिकता होती है, अनिरंतर होता है और अस्थायी होता है, और साथ ही साथ में ये चेतन प्रक्रिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग टाइप्स डिस्कस करते हैं। ओके, जब हम लोग टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट थिंकर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। अगर आप यूजी पूजी के स्टूडेंट हो तो आप भी इन टाइप्स को किसी ना किसी राइटर के अकॉर्डिंग अगर याद रहता है नाम तो लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और जो जितने कॉम्पिटिटर हैं उनको तो लर्न ही करना है। तो चलो पहले हम यहाँ पे नाम मेंशन कर देते हैं कि हमें किसके अकॉर्डिंग टाइप्स को डिस्कस करना है। ओके, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिल के टाइप्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे गिलिन के अकॉर्डिंग। देन हम डिस्कस करेंगे
किंग्सले डेविस के अकॉर्डिंग, देन हम डिस्कस करेंगे मैकआवर एवं पेज के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब सिमिल के हम देख लेते हैं, सिमिल ने कितने टाइप्स बताए हैं। तो इन्होंने बताए हैं, ओके, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है इन्होंने बताया युद्ध, फिर कलह, फिर मुकदमेबाजी और फिर अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष। तो ये 4 बताए हैं सिमिल ने टाइप्स। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं गिलिन एंड गिलिन। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर हम आते हैं गिलिन एंड गिलिन। तो इनके भी 4 हैं, लेकिन कहीं कहीं पे 5 भी मेंशन है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनके कौन कौन से टाइप हैं। तो इन्होंने बताया है वर्ग संघर्ष, प्रजाति संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, और राजनैतिक संघर्ष, और कहीं कहीं पे मेंशन है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। लेकिन मेन इसमें 4 ही हैं, ये वाले। तो ये गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग है और ये सिमिल के अकॉर्डिंग है। अब हम आते हैं किंग्सले डेविस के तरफ। तो किंग्सले डेविस ने सिर्फ 2 टाइप बताए हैं। वो कौन से हैं? पूर्ण संघर्ष और अपूर्ण संघर्ष। अब हम आते हैं मैकआवर एवं पेज की तरफ। तो इन्होंने भी 2 टाइप्स बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष संघर्ष, अप्रत्यक्ष संघर्ष। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप्स में हमें कितने थिंकर्स को याद रखना है, 1, 2, 3 एंड 4। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको केवल 4 थिंकर्स याद रखने हैं, उनके अकॉर्डिंग टाइप्स को ध्यान रखना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो सिमिल है, उन्होंने जो संघर्ष है उसको कौन से टाइप्स में बांटा है। तो इन्होंने कहा संघर्ष में युद्ध हो सकता है, कलह हो सकती है, मुकदमेबाजी हो सकती है और अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष हो सकता है। तो ये चारों टाइप आपको याद रखने हैं, क्योंकि फाइंड आउट करने में आएगा कि ये टाइप्स किसने दिए, या 3 लिख के एक इसमें का डाल देगा व्यक्तिक संघर्ष। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको लर्न नहीं होगा। तो आपको सारे ही याद करने, युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी, अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष, ये 4 टाइप दिए हैं सिमिल ने। क्लियर। और इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर, ये सब खूब होगा, ऑप्शन में तो होना ही है। नेक्स्ट हम आते हैं गिलिन एंड गिलिन की तरफ। तो उन्होंने बात करी वर्ग संघर्ष की। मतलब हर क्लास में वर्ग संघर्ष तो होता ही रहता है, ये तो आपको पता ही है। अपर और लोअर क्लास में वर्ग संघर्ष होता रहता है, मालिक मजदूरों के बीच में वर्ग संघर्ष होता रहता है, कारखाने में होता रहता है। तो ये संघर्ष होता है। प्रजातीय संघर्ष, जैसे मैंने आपको बताया था, रंग भेद के आधार पर जो संघर्ष होता है। जैसे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका में क्या है, रंग भेद के आधार पर गोरे और काले लोगों के अलग अलग बाजार हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग स्कूल्स हैं। तो ये रंग भेद के आधार पर जो उनकी प्रजाति है उसके आधार पर संघर्ष होता है। व्यक्तिगत संघर्ष तो मैंने आपको बताया था, इसमें भले भांति जानता है कि हमारा संघर्ष किससे है, उससे आमने सामने वो क्या करता है, संघर्ष करता है और उसको पता रहता है कि हमें किससे संघर्ष करना है या हमारा कौन है जो जिससे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो वो रहता है इसमें।
और जैसे कि हमको पता है कि हम किस कंपनी से संघर्ष कर रहे हैं या हमारा कौन कॉम्पिटिटर है, तो हम उससे संघर्ष करते हैं। उसके बाद ये हो गया राजनीतिक संघर्ष। तो राजनीतिक संघर्ष आप लोग जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी में किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, जब चुनाव के दौर आते हैं तो कितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बाकी कहीं कहीं पे ये भी दिया हुआ है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की भी चर्चा की है, तो हम इसको एक एक्स्ट्रा में रख लेते हैं, अगर ऑप्शन आता है तो देख लेना, और नहीं तो हमारी ये 4 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तो पूर्ण संघर्ष का ये मतलब है, पूर्ण संघर्ष कब होता है, जब ना तो इसमें उद्देश्यों में समझौता होता है और ना ही इसके साधन में समझौता होता है, तो क्या हो जाता है, पूर्ण संघर्ष हो जाता है। ना तो हम ये मानेंगे ना तो हम ये मानेंगे। अपूर्ण संघर्ष कब होता है, जब हम एक चीज़ मान लेते हैं, उद्देश्य तो हमने मान लिया, उसमें समझौता कर लिया, लेकिन हमने उसके साधन नहीं माने, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण संघर्ष हो गया। एक चीज़ मानी, एक चीज़ नहीं मानी। नेक्स्ट हम आते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष। क्या हो गया, जिससे भी हम संघर्ष करते हैं वो हमें पता होता है कौन है, और हम भली भांति उससे सचेत होते हैं, सामने ही होता है, यानी मारपीट जो भी हुआ सब कुछ सामने ही हो गया, तो वो हो गया प्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या हो गया, जिसमें हम नहीं जानते होते हैं कि हम किससे संघर्ष कर रहे हैं। तो इसमें मैकाइवर जो पेज है उन्होंने प्रतियोगिता को रखा है कि प्रतियोगिता अप्रत्यक्ष संघर्ष का उदाहरण है, लेकिन जो बाकी थिंकर्स हैं उन्होंने इसको नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते क्योंकि वो अलग एक सोशल प्रोसेस है। तो ये लोग कहते हैं कि हम अप्रत्यक्ष संघर्ष उससे होता है जिसको हम जानते नहीं होते हैं। जैसे किसको हम नहीं जानते होते हैं, जैसे हम किसी कंपनी के साथ अपना वो कर रहे हैं कि एक कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है और उसी की तुलना में दूसरी कंपनी उससे आगे निकलने के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाती है और ऐसे ऐसे वो अपना प्रचार करती है कि वो उससे आगे निकल जाए, लेकिन उस कंपनी को नहीं पता होता है कि हमसे कोई दूसरी कंपनी कंपटीशन कर रही है। तो क्या होगा, ये अप्रत्यक्ष संघर्ष हो गया, उसको नहीं पता होता है। अगर आप लॉन्ग आंसर लिखते हैं तो ही आप इसको एक्सप्लेन करो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपका सिर्फ मतलब इतना होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप कौन कौन से दिए हैं। याद करना बहुत आसान है, 2 लोग में 4 हैं, 2 लोग में 2 हैं, तो सिंपली यहाँ पर आप याद कर लीजिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया मैकाइवर पेज का, और जो पूर्ण अपूर्ण है वो किंग्सले डेविस का हो गया। और इसी तरह गिलिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ग, प्रजाति, व्यक्तिक और राजनैतिक, कहीं कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय भी है। और सिमेल का भी 4 है, युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी, अवैक्तिक आदर्शों का संघर्ष। तो ये केवल 4 टाइप हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, आप इसको नोट कर लो। फिर हम लोग जो गिलिन का इस पर काफ़ी काम है, तो हम लोग इनके आइडियाज़ को देखते हैं। आइडियाज़ को नहीं, मतलब इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बताया, जैसे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट कारण और परिणाम बताए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो, हमें कॉजेज डिस्कस करने हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब लॉन्ग आंसर में भी पूछा जा सकता है संघर्ष क्या क्या कारण है, उनको आप एक्सप्लेन करो, तो आपको डीपली एक्सप्लेन करना होगा। और कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो उसमें वो खुद ही दे देगा कि एक संघर्ष का ये कारण किसने माना या इनके अकॉर्डिंग संघर्ष का क्या कारण है, तो हर तरह से ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है, गिलिन ने कुछ कारण बताए हैं, 4 कारण बताए हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इन्होंने कितने कारण बताए, 4 कारण बताए संघर्ष के। वो कौन कौन से हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसको हम डिस्कस करने के लिए इधर अलग मेंशन कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या है इसमें, व्यक्तिक विभिन्नताएं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकंड क्या है इसमें, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, यानी कल्चरल डिफरेंसेस। थर्ड क्या है इसमें, परस्पर विरोधी स्वार्थ, या फिर इसको हम कह सकते हैं हितों का टकराव, कुछ भी पूछ सकता है। और फोर्थ क्या है लास्ट, सामाजिक परिवर्तन, यानी सोशल चेंज। ये क्या हो जाएगा, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, कल्चरल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सोशल चेंज।
ये 4 कारण जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है संघर्ष को उत्पन्न करने के लिए। और ये डेफिनेटली मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली लगता है पूछा जा सकता है किसी एग्ज़ाम में कि ग्लिन एंड ग्लिन ने कौन से 4 कारण बताएं, उसमें 3 ये दे देगा, 1 इधर का दे देगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि 4 कौन से कारण थे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप इन चारों को ही लर्न कर लो। इट इज़ वेरी सिंपल। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस, क्लास ऑफ इंटरेस्ट एंड सोशल चेंज। ओके, तो ये 4 टाइप कॉजेज जो हैं वो बताए हैं ग्लिन एंड ग्लिन ने। और इसी तरह ग्लिन एंड ग्लिन के 4 परिणाम भी हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कारण जो है वो किसने बताए। तो ये एक कारण है जिसमें इन्होंने कहा जीवन के साधनों की कमी है। सही बात है, रिसोर्सेज कम है तो कॉन्फ्लिक्ट इसीलिए हो रहा है। पहले क्या था, जितना है जंगल में जो जिसको मिल रहा है खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। अब इतने ज़्यादा रिसोर्सेज कम हैं, सबको चाहिए जॉब, सबको चाहिए अच्छा पैसा, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो ये साधनों की कमी की बात किसने की, ये आपको याद रखना है। अगर किसी कोटेशन में पूछ रहा है कि साधनों की कमी की वजह से संघर्ष होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा माल्थस। नेक्स्ट हमारा जो कारण है वो है जीवन जीने के लिए संघर्ष तथा बलशाली जीवते का सिद्धांत। तो जो जिसके पास बल है, जो अच्छे से परिस्थिति में सामंजस्य बिठा पा रहा है वो जीत जा रहा है, जो नहीं बिठा पा रहा है वो नहीं जीत पा रहा है। तो बलशाली जीवते का सिद्धांत ये किसने दिया है, तो ये है डार्विन का। और इसी तरह अगर हम देखें कि ये किसने बात कही है, मनुष्य में जन्मजात हिंसा की प्रवृत्ति होती है, मतलब जन्म से ही उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोग होते नहीं हैं कि पैदा होते ही मतलब उनका होता ही एटीट्यूड, बेवजह की बात पे बहस करना, बेवजह कुछ है ही नहीं फिर भी वो बहस किए जा रहे हैं, जब देखो तब ऐसे मुद्दे निकाल के लिए आ रहे हैं कि बहस हो जा रही है। उनको समझना ही नहीं है, कुछ में जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि उनको लड़ाई ही करना है। कोई बात होती है आप पोलाइटली भी कह सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को फालतू की बस लड़ाई झगड़ा इन्हीं में मज़ा ही आता है। उनको यही मान लो कि जन्मजात उनमें प्रवृत्ति ही होती है। तो ऐसी बात कौन कहते हैं, ये कहते हैं फ्रायड, क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है, तो उस आधार पे वो कह रहे हैं कि जन्मजात इसमें प्रवृत्ति होती है, ये भी एक कारण है। उसके बाद आता है कि किसने कहा है उत्पादन प्रणाली के पर जो नियंत्रण है, कंट्रोल जो है वो उत्पादन प्रणाली पे कुछ उच्च वर्ग के हाथों में या कुछ लोगों के हाथों में है, तो इस वजह से जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो संघर्ष करते हैं। तो आप समझ गए होंगे उत्पादन प्रणाली की बात कौन करते हैं, कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये हो गया मार्क्स का। और इसी तरह आर्थिक असमानता यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कौन करते हैं, तो वो भी कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये दोनों कारण कार्ल मार्क्स ने बताया। तो ये आपको लर्न कर लेना है। साधनों की कमी होगा तो माल्थस, बलशाली जीवते के सिद्धांत के वजह से होगा तो डार्विन, और जन्मजात तो आपको याद ही हो गया होगा फ्रायड, और उत्पादन प्रणाली या आर्थिक असमानता की बात होगी तो मार्क्स है। तो ये 5 कारण मैंने अलग लिखे हैं क्योंकि ये 5 अलग अलग थिंकर्स के अकॉर्डिंग थे। इसके अलावा जो ग्लिन का है वो अब हम डिस्कस करते हैं क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो कैसे संघर्ष का कारण बनते हैं। जैसे मैंने बताया भी कि कुछ लोगों में जन्मजात प्रवृत्ति ही होती है, तो कुछ लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत ही सहनशील प्राणी होते हैं, हर बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज लड़ लिए चलो ठीक है हम झुक गए, कल लड़ लिए चलो ठीक है हम झुक गए, कब तक झुकेगा। तो कुछ व्यक्तियों में होती है, सहनशीलता का भाव होता है। सिमिलरली कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घृणा, क्रोध, आक्रामक इस प्रवृत्ति से होते हैं। तो कुछ लोग एक तरफ बर्दाश्त करते हैं, कुछ लोग डोमिनेंट क्वालिटी लेके पैदा होते हैं, जन्मजात प्रवृत्ति लेके पैदा होते हैं, उनको हिंसा ही करनी है हर चीज़ में, उनको नॉर्मल चीज़ समझ में ही नहीं आती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, एक तरफ जहाँ बहुत ही शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, एक तरफ बहुत ही आक्रामक तरह का व्यक्ति होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर दोनों ही लड़ लें तो फिर तो कोई डरेंगे, सब लड़ेंगे नहीं, और दोनों ही सहनशील है तो सब आपस में प्रेम भाव कर रखते हैं और लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। नेक्स्ट कल्चरल डिफरेंसेस, कुछ सोसाइटी होती है या कुछ समाज होता है वो अपनी कल्चर को बहुत ऊपर समझते हैं, और कुछ सोसाइटी जो वो दूसरे सोसाइटी की कल्चर को नीचा समझते हैं। तो ये जब विभिन्नताएं हो जाती हैं कि एक संस्कृति अच्छी है दूसरी संस्कृति खराब है, तो क्या होता है वहाँ पे
कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे जो भारत पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, इसको लेके जो लड़ाई झगड़ा है वो किस को लेके है, वो धर्म के आधार पे है कि हिंदू रिलीजन अच्छा है कि मुस्लिम रिलीजन अच्छा है। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को अच्छा बता रहे हैं, दूसरे कल्चर को खराब बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कल्चरल डिफरेंसेस जब होते हैं तो भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद परस्पर विरोधी स्वार्थ या हितों का टकराव, जब हित एक जैसा नहीं होगा तो क्या होगा, लड़ाई होगी। जैसे आपने घरों में भी देखा होगा, दो भाइयों का जो दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती है वो क्यों होती है, जैसे उनका विरोधी स्वार्थ है कि हम ये लेंगे हम ये लेंगे, दोनों इस उसमें लड़ाई करे जा रहे हैं, या फिर किसी कंपनी में है या ग्रुप में है या व्यक्ति में है, पर्टिकुलरली वो उधर सोच रहे हैं वो इधर सोच रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, लड़ाई हो जाती है। अब हम आते हैं सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन की वजह से कैसे लड़ाई होती है। कुछ लोग किसको मानते हैं, मॉडर्निटी को मानते हैं, और कुछ लोग अपने ट्रेडिशन को बनाए रखना चाहते हैं। तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में आपस में क्या होता है, फिर क्लैश हो जाता है कि हम इसको माने कि हम इसको माने। तो यहाँ पे जब क्लैश होता है तो सामाजिक परिवर्तन की वजह से क्या होता है, संघर्ष हो जाता है। जैसे कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो आज भी चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, तो यहाँ पे, और जो निम्न जाति के लोग हैं वो चाहते हैं जाति व्यवस्था समाप्त हो। तो अब इन दोनों में आपस में क्या हो रहा है, हितों में टकराव हो रहा है। तो सामाजिक परिवर्तन की वजह से, क्योंकि कुछ लोग कास्ट सिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं, कुछ लोग हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सोशल चेंज होता है मॉडर्निटी और ट्रेडिशन में वो नहीं बैठ पाता। कुछ लोग अपनी पुरानी प्रथाओं को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे एक जाति व्यवस्था, और कुछ लोग कहते हैं मॉडर्निटी आ गई है तो हम इसको ख़त्म करेंगे। तो जहाँ एक तरफ बनाएंगे एक तरफ बिगाड़ेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो चारों आपके ये हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इसको आप शॉर्टकट में ज़रूर लर्न कर लेना। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, परस्पर विरोधी स्वार्थ, सामाजिक परिवर्तन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग 4 परिणाम। ओके, चलिए हम लोग 4 जो हमारे परिणाम हैं 4, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो, ये भी पूछा जा सकता है तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 ही परिणाम हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, संघर्ष क्या करता है, एकता को चुनौती देता है। आपको इसलिए हम स्पेशली अलग बता रहे हैं क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग है, गिलिन एंड गिलिन के। अगर आप लिखेंगे आंसर में तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और कंपटीशन में तो ये चारों पूछेगा ही। एकता को चुनौती हो गया। दूसरा क्या हो गया, व्यक्तिक प्रभाव या व्यक्ति पर प्रभाव। तीसरा हो गया जन धन की हानि, और तीसरा क्या हो गया, सामूहिक एकता को की दृढ़ता। तो ये 4 परिणाम होते हैं किसके अकॉर्डिंग, गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग। अब इसको समझ लेते हैं कि एकता को चुनौती किस तरह से मिलती है, क्योंकि जो एकता होती है उसको चुनौती लेके ही तो संघर्ष में उतरते हैं कि कैसे होगा। अगर आप किसी चीज़ का चैलेंज नहीं लोगे तो आप कैसे कर पाओगे। तो एकता बनी रहे ये कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि युद्ध के बाद या संघर्ष के बाद क्या होता है, जो यूनिटी होती है उसका बिखरना तय होता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं एकता बनी रहे। इसलिए क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, भारत की दृढ़ता या राष्ट्रीय एकता, उस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जैसे विभिन्न संप्रदाय हो गए, विभिन्न प्रदेश हो गए, या विभिन्न जातियों के लोग हो गए, तो इसमें क्या हुई, एकता नष्ट हो गई।
अब क्योंकि संघर्ष हो गया तो इनके बीच में आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। सिमिलरली व्यक्तिगत प्रभाव कैसे पड़ता है, जब बार बार संघर्ष होता रहता है, लगातार संघर्ष के बाद में क्या होता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेम सहानुभूति होती है वो सब खत्म होके क्या हो जाता है, घृणा और बहुत ज़्यादा परेशानी, प्रॉब्लम्स, ये सब आ जाता है व्यक्ति में, क्रूरता का भाव आ जाता है। तो इस पे क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। जन धन की हानि तो होती है, क्योंकि आप जब युद्ध करोगे तो उसमें धन की हानि होगी, आपका पैसा व्यर्थ होगा, समय व्यर्थ होगा, ये सब क्या होगा, खर्च होगा। तो आप जो जितना अच्छा जीवन जी रहे थे सौहार्दपूर्ण, वो क्या होगा, उसमें विनाश होता है। एक ये भी परिणाम है कि सामूहिक एकता की दृढ़ता होती है, जिसके समर्थक है कोजर, जो कहते हैं अगर संघर्ष ना हो तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। तो जब संघर्ष होता है तो विभिन्न जातियों, प्रजातियों, संप्रदायों के लोग एक साथ निकल के आते हैं। जैसे आप देख लो अभी यूजीसी का जो आया हुआ है नियम, उसके लिए कितने लोग एक हो रहे हैं। कोई भी नया बिल पास होता है तो ऐसे ही क्या होता है, विभिन्न जातियों प्रजातियों के लोग एक हो जाते हैं, तो पता चलता है ये हमारे सभी अपने हैं। तो जब भी ये होता है तो ये जो जातियाँ होती हैं, धर्म होते हैं, प्रदेश होते हैं, ये सब एक हो जाते हैं, तो क्या होता है, सामूहिक एकता को दृढ़ता मिलती है। किसके थ्रू, सोशल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। तो ये भी एक इसका परिणाम है। यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करने का इतना मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये चारों जो परिणाम है वो लर्न होने चाहिए, क्योंकि गिलिन एंड गिलिन के अकॉर्डिंग है। तो एकता को चुनौती देना, व्यक्तिगत प्रभाव, जनधन की हानि और सामूहिक एकता की दृढ़ता, ये 4 परिणाम है गिलिन एंड गिलिन के। तो हमने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, सिर्फ इसका महत्व बचा है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको डिस्कस करते हुए अपने लेक्चर को फिनिश करते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी को बताने के लिए और अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए। इंपॉर्टेंस तो लिखनी ही चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जैसे ही समाज में महत्व होता है, वैसे हर थ्योरी का भी एक महत्व होता है, कॉन्सेप्ट का, हर चीज़ का एक महत्व होता है। तो कोई भी चीज़ आप फिनिश करो तो उसकी इंपॉर्टेंस बताते हुए फिनिश करो। सिमिलरली अगर आप किसी से रिलेशन भी ख़त्म करना चाहते हो तो उसके महत्व को, उसका जो भी आपके लाइफ में योगदान रहा है उसको कभी मत भूलो, उसका महत्व बताते हुए तब फिनिश करो, ठीक है। तो हम लोग इसी में शुरू करते हैं। पहला हमारा है सामाजिक एकीकरण में वृद्धि। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे सामाजिक एकीकरण में, यूनिटी बनाए रखने में कैसे वृद्धि होती है, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप जान सकते हैं कि कोजर ने इस पे बात करी है कि यूनिटी, अगर समाज में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो वो क्या करता है, फिर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो एक सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। जो संघर्ष होता है वो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होता रहता है। तो अच्छा है कि छोटी छोटी बातें डिस्कस हो जाती है, नहीं तो फिर क्या होता है, अंततः रिलेशन जैसे ख़त्म हो जाता है। बातें क्लियर नहीं करी और गलत फहमी की वजह से क्या हुआ, जो रिलेशन था वो ख़त्म हो गया। तो छोटी छोटी बातें रोज़ की रोज़ डिस्कस कर लो, रोज़ छोटा छोटा लड़ाई कर लो। जैसे मैकाइवर एवं पेज ने कहा था, लड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते, वो ठीक है, लेकिन अपने मन में रख के ये शीत युद्ध जो होता है, कोल्ड वार, वो मत करो। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एकीकरण में वृद्धि होती है। जैसे ये बुराइयों को ख़त्म करने का काम करता है। जैसे अगर आप देखो, सती प्रथा के लिए कितना संघर्ष हुआ, पर्दा प्रथा के लिए कितना संघर्ष हुआ। तो ये सब क्या हुआ, इन सबसे सामाजिक बुराइयों का अंत हुआ। तो ये एक इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है कि कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू यूनिटी तो बढ़ती है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पता चलता है कितने लोग हमारे साथ खड़े रहे और कितने लोग हमारे, जैसे किसी रिलीजन को लेकर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक धर्म के लोग एक तरफ और एक धर्म के एक तरफ, एक जाति के एक तरफ, एक प्रदेश की एक तरफ। तो वहाँ से क्या होता है, एकीकरण में वृद्धि होती है। दूसरा है हमारा सामूहिकता में वृद्धि। तो संघर्ष आत्म चेतना और सामूहिक चेतना का आधार है। ये कोटेशन में भी पूछा जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये कोटेशन किसका है, ये है रूटर एंड हार्ट का, क्या पता पूछ ले, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। संघर्ष आत्म चेतना और सामूहिक चेतना का आधार है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें पता चलता है हम कितने कॉन्शियस हैं, अपनी हमारे अंदर जो जितनी भी जोश होती है वो बाहर निकल के आता है, और हमारे समूह में कितनी ताकत है ये हमको तब पता चलता है जब कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे आपने देखा होगा क्लास इन इटसेल्फ कैसे क्लास फॉर इटसेल्फ बनता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी पता चलता है कि इसके अंदर कितनी अंतर्निहित शक्ति है, वो बाहर निकल के आती है। तो ये कोटेशन काफ़ी अच्छा है, और इसमें जितने भी जो भी लोग हैं, जैसे मालिक और मजदूर के बीच में जो भी संघर्ष होता है
वहाँ से पता चलता है कि हमारे समूह के कितने लोग हैं। तो ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है सामूहिकता में वृद्धि करना। थर्ड नंबर पे आता है शक्ति का संतुलन। किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा शक्ति होती है और किसी व्यक्ति के पास कम शक्ति होती है, या किसी के पास दूसरे रूप में होती है तो किसी के पास दूसरे रूप में होती है। जैसे शासक वर्ग के पास क्या होती है, पावर होती है, लेकिन जो जनसाधारण वर्ग है उसके पास क्या हो गया, संख्या होता है, और उसके पास ये होता है कि वो अपनी संख्या के आधार पर ताकतवर हो जाता है। तो शक्ति का संतुलन होता है, उसके पास पैसा है, इसके पास संख्या है। दूसरा आता है व्यक्तित्व के विकास का आधार। तो जो संघर्ष होता है वहाँ से पर्सनालिटी निकल के आता है, पता चलता है कितनी किसके अंदर कैपेबिलिटी है, किसके अंदर कितना रैशनल एटीट्यूड है, कितना कौन कितना कर सकता है। ये सब कुछ हमें कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू पता चलता है। नहीं तो कुछ ऐसी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं जो अंदर ही छुपी रहती हैं, तो वो जब आपको सिचुएशन मिलती है तब वो बाहर निकल के आती है। जैसे कुछ व्यक्ति अग्रेसिव होते हैं, तो जब उनको सिचुएशन मिलती है तब उनका अग्रेसिव रूप सामने आता है कि इसके अंदर इतना सब कुछ था और हमको पता ही नहीं चल पाया। तो ये क्या करता है, व्यक्तित्व के विकास का आधार करता है। दूसरा सामाजिक विकास का आधार, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कार्ल मार्क्स ने कहा, आज तक के जितना विकास हुआ है वो क्या है, जो संपूर्ण इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये किसने कहा है, कार्ल मार्क्स का बेस्ट कोटेशन एग्जाम्पल है इस चीज़ का। तो मानव के जीवन का विकास संघर्ष से ही होता है। अगर संघर्ष नहीं करते तो जो चीज़ें छुपी हुई थी वो आज नहीं हो पाती। उसके बाद है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण। तो इसमें इलियट एंड मेरिल का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उन्होंने सोशल स्टेटस की बात करी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, मेरिल एंड एलरिच, नॉट एलरिच। इन्होंने स्टेटस की बात करी कि जैसे जिस व्यक्ति के पास में जो योग्यता या कुशलता होती है उसके आधार पर उसको स्टेटस मिलता है, तो वो भी समाज में एक संघर्ष का कारण होता है। जिस व्यक्ति के पास जितनी योग्यता या कुशलता होगी उसके आधार पर उसको स्टेटस मिलेगा। लास्ट मैंने एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन नोट किया है जो पूछा ही जाता है, संघर्ष मिश्रित सहयोग या सोसाइटी इज़ कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। तो ये किसने कहा, ये पूछा जाता है, ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशन और टाइप्स और जो थे परिणाम वगैरह ये सारे कुछ मैंने डिस्कस किया है। कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी डिटेल लेक्चर लेने की कोशिश की और इतना बहुत है, इसी में से जो भी पूछा जाएगा, इसके बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यूनिक ट्रिक के साथ कोई कन्फ्यूज़न है अगर आप तो पूछ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आपको रिलायबल और इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।